हेलो दोस्तों, हवा इतिहास पढ़ो के इस चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम लोग 10वीं कक्षा का जो भारत में राष्ट्रवाद है उसके आगे की बात देखेंगे। तो पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि हम किस तरह से चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद के आंदोलन की बात कर रहे थे। अब उसके आगे देखते हैं। तो उसके आगे चल के हुआ क्या कि 1919 में ईस्वी में एक असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन और यह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। यह पूरी तरह अहिंसात्मक आंदोलन था। तो इसके पहले की कुछ बातों को हम लोग अगर जोड़ें तो गांधी जी पहले से हिंद स्वराज, इनका 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 उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का, या गांधी जी के आंदोलनों का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था स्वराज। भाई स्वराज सुनने में तो बड़ी अच्छा लगता है कि अपना शासन हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी कष्ट थे, हमारा कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं था, हमारे धर्म को तरजीह नहीं दी जा रही थी, हमारी भाषाओं को दबाया जा रहा था, हमारे अर्थव्यवस्था को लूटा जा रहा था। तो अगर अपना शासन हो जाएगा तो यह सारे कष्ट तो अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन इस स्वराज का मतलब अपना शासन था, मतलब स्वयं के मुख्तार होंगे, हम स्वयं के मुख्तार हो जाएंगे। तो लेकिन अंग्रेजी में इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस। अब आप सोचिएगा कि ये डोमिनियन स्टेटस क्या है। कहा कि नहीं, हमको शासन नहीं, हम ब्रिटिश शासन के तहत रहेंगे, ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेंगे, केवल शासन चलाने का जो अधिकार होगा वो भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। तो एक ऐसा आंदोलन था। तो ये आप याद रखिए कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन का या उसके आगे भी जो आंदोलन हुए उनका उद्देश्य था स्वराज। और स्वराज का मतलब जैसा एक आम आदमी सोचता है कि हम खुद के मालिक हो जाएंगे, हम खुद राजा हो जाएंगे, हम सर्वोच्च हो जाएंगे, ये कोई संप्रभु भारत की बात नहीं थी। संप्रभु नहीं हो रहे थे, लेकिन शासन ठीक है, तुम कानून बना दिए तो आखिर उस कानून को लागू हम भी तो कर सकते हैं, उसके अनुसार शासन संचालन हम भी तो कर सकते हैं, तो वो अधिकार हमको दिया जाए। तो ये था इनका क्रियाकलाप। तो अब यहाँ गांधी जी ने क्या किया था कि 1909 में ही हिंद स्वराज नाम की एक किताब लिखी, हिंद स्वराज। अब हिंद स्वराज का मतलब इसमें अपने ये कि गांधी जी की अलग अवधारणा थी। तो हिंद स्वराज के बारे में उन्होंने व्यापक रूप से चर्चा किया था। भारत में भी कई लोग इसको पढ़ चुके थे और कुछ हद तक इसमें सहमत थे। लेकिन अचानक जो भारत के प्रारंभिक 3 आंदोलन हुए, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, खेरा का आंदोलन हो और अहमदाबाद का आंदोलन हो, तो उसके कारण लोगों को लगा कि भाई ये गांधी जी के जो विचार हैं भले ही नए हैं, पहले इसका कहीं प्रयोग हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन हम इसके साथ चलकर, लेकिन अभी भी कांग्रेस के भी कई नेताओं में, कई घटकों में, कई दलों में यह था कि भाई ये स्वराज से नहीं होगा। तो ये अब बीच में घटनाएं क्या घट रही थी, तो बीच की घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीच की एक घटना है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि पुलिस के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार तो है, चाहे वो दोषी हो या नहीं हो, लेकिन अगर उस पर कोई कंप्लेन हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई FIR, चलिए गिरफ्तार तो आप कर लेंगे, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद करेंगे क्या उसका? तो गिरफ्तार करने के बाद आपको विटनेस चाहिए, पंच चाहिए, वहां प्रत्यक्षदर्शी चाहिए कि भाई किसके सामने में आपने गिरफ्तार किया। हाँ, तो क्या हो रहा था कि यह रॉलेट एक्ट पास कर दिया। तो इसमें क्या था कि अब पुलिस क्या करेगी? तो सबसे पहले तो विटनेस लेगी, उसके परिवारजन जहां भी होंगे
उनको सूचना दी जाएगी कि हाँ भाई इस कारण से है, और गिरफ्तार जिस व्यक्ति को कर रहे हैं उसको कारण बताना होगा कि आपको गिरफ्तार या अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, पुलिस उसको अपने कस्टडी में 24 घंटे से अधिक नहीं रखेगी, और 24 घंटे के अंदर उस केस को किसी न्यायालय में ले जाया जाएगा, और न्यायालय जो आदेश देगा वो केस को एक्सेप्ट करे नहीं करे, उसको जेल भेजे, उसको बेल दे दे, या जो भी करे उसके निर्णय पर होगा। लेकिन यहाँ रॉलेट एक्ट में क्या था कि पुलिस को कई सारे अधिकार दे दिए गए, पुलिस को कई सारे अधिकार दे दिए। दे दिया क्या भाई, आप किसी भी व्यक्ति को, अधिकार क्या था, पहला अधिकार, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छी बात है भाई। गिरफ्तारी का कारण बताना, गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा। चलिए भैया ये भी हो गया। कहा कि बिना मुकदमा चलाए उसे कितने भी समय तक पुलिस कस्टडी में रखा जा सकेगा। लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा विचित्र बात है, अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, उस पर कोई मुकदमा है नहीं है, और उसको गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार होने के सब पहले कारण तो बताओ। अरे आपस में गांव घर में या शहर बाजार में कहीं झगड़ा हो जाता है, लोग मारपीट कर, तो पता है कि भाई कारण तो बता क्यों ऐसा कर रहा है, कारण तो बता। यहाँ तो पुलिस गिरफ्तार कर ले, कारण भी ना बताए, और मुकदमा चलाए बिना कितने भी समय तक उसको जेल में रखे। कहने का मतलब है कि न्याय के अधिकार से वंचित हो गया। वैसे भी ब्रिटिश समय में न्याय कहाँ था। गांधी जी तो कहा करते थे, द ब्रिटिश जस्टिस, ब्रिटिश जजेस आर मदर ऑफ ऑल इनजस्टिस। अंग्रेजों की अदालतें सभी प्रकार के अन्याय की जननी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों था? क्योंकि अदालतें जो न्याय करेगी कानून के आधार पर करेगी। अंग्रेजों ने ऐसे ही कानून ही बना रखे थे, भारतीयों के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, मतलब विचित्र हाल था। तो इन बातों को लेकर जनता में बड़ी आक्रोश था कि ये आखिर हो क्या रहा है और ऐसा क्यों है। तो सोचते सोचते इन लोगों ने इसको डिकोड किया कि व्हाट मे बी द एम्स। इस रॉलेट एक्ट के पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या थी। रॉलेट एक्ट के पीछे की मंशा क्या है? तो देखो दोस्तों, हो क्या रहा था कि ब्रिटिश शासन में राष्ट्रवाद तो उभरने लगा था। अब लोग देश के बारे में बात करने लगे थे। अंग्रेज किस तरीके से कहाँ पर अन्याय करता है उसकी बात करने लगे थे। किस तरीके से अंग्रेजीय मूलों में और भारतीय मूलों में, अंग्रेजीय मूल ही क्यों कहें, हम तो कहते हैं कि पूरे यूरोपीय और भारतीय,
एक तरह से जो साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड सिस्टम था, काले और गोरे का, किसी जमाने में अमेरिका में भी काले और गोरे, इस आधार पर, नेशनलिसिटी के आधार पर ये क्या कर रहे थे कि भेदभाव कर रहे थे। तो जगना तो स्वाभाविक था। कुछ लेखक थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, नाटक राष्ट्रभक्ति के बारे में लिखते थे, वैसा नाटक तैयार करते थे, उनको खेला जाता था, कविताएं लिखी जाती थी। कविताओं तो राष्ट्रभक्ति की अगर कविताएं भारत में आप खोजें तो दुनिया तमाम भर की कविताएं ऐसी भरी पड़ी है। तो कविताएं लिखेंगे, कोई समाचार लिखेगा, कोई आंदोलन करेगा, कोई अंग्रेजों के अत्याचार की निंदा करेगा। तो इस राष्ट्रवाद को दबाने के लिए राष्ट्रवादियों को कुचलने का साधन था। ये जो राष्ट्रवादी थे उसमें अग्रणी कौन थे? पॉलिटिकल पार्टी के लोग, राजनीतिक टाइप के लोग। ये राजनीतिक लोग कौन थे? तो कांग्रेस के बड़े अधिकारियों को, कांग्रेस के बड़े अधिकारियों को कुचलना। आपने पहले देखा कि भाई किस तरह से उग्र विचारधारा के लोग, लाल बाल तिलक जिसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब इस तरह की बातें करेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये तो अंग्रेजों के विरुद्ध उनको लगता था कि ये हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को या तो कुछ लोगों को डरा दिया जाए ताकि वो ऐसी गतिविधियां छोड़ लें, या कुछ को दंडित करके, अरेस्ट करके, जेल में रख के इनको कुचल दिया जाए। तो ये राष्ट्रवादियों को कुचलने का एक साधन था। तो हुआ क्या कि इसके कारण क्या हुआ कि राष्ट्रव्यापी विरोध और रोष उत्पन्न हुआ। गांव में, घरों में, दुकानों पर, गांव के चौपाल में, जहाँ किसान एक नहीं ये कानून तो बहुत बुरा है, ये तो भारतीयों, नहीं अरे तुम नहीं जानते हो, ये कानून तो कांग्रेस के नेताओं को दबाने के लिए, हमारे राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए किया गया। सारी निंदा, घरों में चर्चा हो रही है, बाहर चौपालों में चर्चा हो रही है, बाजारों में चर्चा हो रही है, जहां देखो। और कुछ स्वतंत्रतावादी जो पत्रकार थे वो विभिन्न प्रकार के लेखों के बारे में भी इसकी निंदा कर रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ कि यह पूरे देश में एक व्यापक अवधारणा पैदा कर दी। ये क्या हुआ कि एक तरह से हम कहें कि एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट की रचना कर दिया। अब चलिए, ये सब तो हो ही रहा है। अब इसके आगे हुआ क्या कि इसका रोष वैसे तो पूरे देश भर में था, तो पूरे देश में चल ही रहा था। अब हम देखते हैं, एक तो हम लोग बात कर रहे थे किसका, रॉलेट एक्ट का, 1919, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट का पूरे देशव्यापी विरोध की भावना थी। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, कुछ लोगों में ऐसा विरोध की भावना अधिक उत्कट या तीव्र होती है, कुछ लोगों में कम होता है, कुछ क्षेत्रों में कम होता है, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा होता है। तो पंजाब के लोग इस बात से बड़े प्रभावित थे, और उनका मानना था कि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अब हुआ क्या, इसी बीच पंजाब में घटना घट गई। तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल
1919। ये क्या था? इस दिन पड़ा था बैसाखी का त्योहार। मुझे लगता है कि बैसाखी के त्योहार से आप सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन बता दें कि ये क्या था। बैसाखी का त्योहार क्या होता है कि एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का मतलब क्या होता है कि ये अप्रैल का महीना वो समय होता है जब रबी के फसल तैयार होते हैं, और बैसाखी के दिन पहला बार अपने नए फसल का उपयोग लोग शुरू करते हैं, और इस दिन त्योहार के रूप में ऐसे मान्यता है कि भाई हम उस समय अपने देवी देवताओं का आभार प्रकट करते हैं कि भैया आपने जो फसल हमें दिया है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। तो ये एक ऐसा त्योहार है। और पंजाब में यह बैसाखी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तो पंजाब में भी कहाँ? तो पंजाब का एक शहर है लाहौर। तो लाहौर में एक आपको मैदान है जिसको हम कहते हैं जालियाना वाला बाग। जालियाना वाला बाग। यह एक क्या है? उबड़ खाबड़ भूमि है, खुला मैदान है, लेकिन यह मैदान ऐसे भी खुला नहीं है। चारों तरफ से घरों से दुकानों से फेंसिंग में बंद है। उसमें प्रवेश का एक द्वार है, लेकिन निकास का द्वार नहीं। जिस द्वार से आपको प्रवेश करना है उसी द्वार से आपकी निकासी भी होनी है। तो यहीं पर हर साल पंजाब के लोग अपनी बैसाखी तो क्या करते थे? बैलगाड़ी में स्त्री पुरुष बच्चे सब लद गए। कुछ लोग घर से खाना बना कर ले लिया कि वहीं बैठ के खाएंगे, त्योहार मनाएंगे, मतलब एक फेस्टिविटी का सेंस है। तो वहाँ ये लोग हर साल जाते थे, इस बार भी गए। कुछ लोग तो वहीं खाना बनाते थे, कुछ लोग बना कर ले जाते थे। अब क्या था कि बड़ी भारी भीड़ जमा होती थी। जब भीड़ जमा होती थी तो जहाँ भीड़ जमा होगी वहाँ बच्चों का खिलौना बेचने वाला, कुछ खाने पीने के सामान बेचने वाला, हॉकर्स, फेरी वाले अपना अमचा खुमचा लेकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये हुआ, तो वहाँ बड़े लोग जमा हुए। लेकिन जैसे ही अधिक लोग वहाँ जमा हुए, वैसे हुआ क्या? वैसे हुआ यहाँ ये कि लोगों ने फिर वही चर्चा शुरू कर दी। कौन सी चर्चा भाई? रॉलेट एक्ट। इज इट गुड? रॉलेट एक्ट सही है क्या? चलिए, अब उसमें क्या हो गया कि कुछ लोग ऐसे आए, कहा कि ठहरो ठहरो मैं बताता हूं। सबके मन में इस रॉलेट एक्ट से अंग्रेजों के प्रति घृणा काफी बढ़ गई थी। वो इस बात को कभी बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। रॉलेट एक्ट शोषण का, अत्याचार का, दमन का एक साधन है। इसे भारत स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। एक आदमी खड़ा हो गया, बताने लगा कि भाई इसकी बुराइयां क्या है, इसका हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चर्चा करने लगे, उसका समाप्त हुआ, दूसरे आ गए, नहीं नहीं मैं ही बताता हूं। चलिए भाई, उन्होंने बताया। तीसरा, नतीजा क्या हुआ कि यह पूरा का पूरा मेला एक क्या हो गया कि एक पब्लिक मीटिंग में बदल गई। एक पब्लिक मीटिंग में बदल गई। यह खबर वहां वेस्टर्न कमांड के सेनापति को लगी। नाम था जनरल डायर। ये जनरल डायर क्या करता है कि वहां से अपनी सैनिक नफरी को उठाता है और पहुंच जाता है वहां। और पहुंचने के बाद क्या होता है कि गेट के साइड से ही फायरिंग करता है। फायरिंग
अब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लोग मरते, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पैरों पर, कहीं कहीं पैर थे, चढ़ गए, उनको भी मार डाला। कुछ लोग तो उसमें एक सूखा कुआं था, उसमें कूद के मर गए। जो बच्चों का खिलौना आदि बेचने वाले जो हॉकर्स थे, जो फेड़ी वाले थे, ठोंचे वाले थे, वो भी मर गए। तो बड़ी संख्या में लोग मारे गए, सैकड़ों की संख्या में मारे गए, उससे कहीं ज्यादा घायल हुए। नतीजा क्या हुआ कि पूरे देश में एक आक्रोश और मातम का माहौल तैयार हो गया कि व्हाट इज दिस ब्लडी। आपने कई बार देखा होगा, आप देखिए रूस में ब्लडी संडे हो गया, तो ब्लडी संडे हो गया तो लोगों में आक्रोश तो बढ़ेगा। तो इसकी तुलना हम उसी ब्लडी संडे से करते हैं, ये ब्लडी संडे से कुछ कम नहीं था। दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिलाने चलूं, जब इस पर जनरल डायर पर इसके लिए मुकदमा चला बाद में जाकर, तो इसने कहा कि मैंने ब्रिटिश सरकार के हितों का कहीं से हानि नहीं पहुंचाई है, मैंने 1600 गोलियां चलाई है, 600 लोग मारे गए, 1000 घायल हुए, एक गोली भी बर्बाद नहीं हुई। व्हाट ए नॉनसेंस, कैसा माइंडसेट है। 1600 गोलियां चलाते हो, 600 लोग मारे जाते हैं, हजारों घायल होते हैं। कहता कि एक गोली भी जिस पर ब्रिटिश शासन का एक पैसा भी लगा था, उसको मैंने कभी मिसफायर नहीं हुआ है। इट वॉज, और इसने कोई सूचना दिए बिना गोली चलाई थी। मानवता के सारे सिद्धांतों की खुली अवहेलना थी। चलिए, ये आंदोलन तो हो गया। अब ये जो क्या कहते हैं, ये जो पंजाब की जो घटना घटी, जो जालियांवाला बाग की घटना घटी, जालियाना वाला बाग, इससे क्या हो गया कि पूरे देश में कुछ न कुछ तो करना होगा, कुछ न कुछ तो करना होगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं चल सकते। नतीजा क्या हुआ, ये पूरे देश में एक आंदोलन शुरू। अब ये आंदोलन उग्र होता दिख रहा है, तो स्पेशली गांधी जी किसी हथियारबंद आंदोलन के या किसी हिंसक आंदोलन के पक्षधर नहीं थे। पूरे देश में आक्रोश, और लेकिन गांधी जी क्या थे कि गांधी जी हिंसक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन होगा क्या, अब गांधी जी की इच्छा जरूर थी, लेकिन लोगों में तो हुआ कि नहीं, हम कौन सा चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि यह केवल कहने की बात है कि जो इस जनरल डायर को भी आगे चलकर जब वह इंग्लैंड से लौट गया था, इसको भी गोली मारी गई थी, इसकी भी हत्या हुई थी। तो इधर आंदोलन चल रहा था, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु आदि का, तो ये भी एक समस्या थी। अब होगा क्या भाई, करना क्या है। तो गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को भी कुछ करना होगा। तो गांधी जी ने यहीं से शुरू किया असहयोग आंदोलन। आंदोलन का आरंभ है। अब सबसे पहले क्या किया गया है कि 1919 में ही, 1919 दिसंबर में कांग्रेस का
अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन वैसे प्रत्येक वर्ष और ज्यादा करके ये दिसंबर महीने में ही होता था। तो इस बार जानबूझकर इन लोगों ने क्या किया कि इस अधिवेशन को लाहौर में ही बुलाया, ताकि देश भर के कांग्रेस जन जब लाहौर पहुंचे उसका निरीक्षण करें, उस घटना को देखें, उसको समझें, वहां के लोगों से बात करें कि लोगों की भावनाएं कहाँ हैं, लोगों के अंदर भय कितना है, लोगों के अंदर घृणा कितनी है। तो इसलिए लाहौर में ये कांग्रेस अधिवेशन को बुलाई गई। चलिए अब जाकर गांधी जी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। चलिए अब हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। नॉन कॉपरेशन। अब कहिए कैसा आंदोलन था भाई, कैसा आंदोलन मतलब क्या होता है, तो इसका स्वरूप क्या था, स्वरूप क्या था। तो एक प्रश्न के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों के लिए कि वही असहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या था। तो यह क्या था, पूर्णतः अहिंसक, पूर्णतः अनुशासित, किस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है आपका स्वराज। चलिए असहयोग कैसे करेंगे, तो कहा कि भाई ब्रिटिश जो कुछ करते हैं इसलिए कर पाते हैं और करने में इसलिए सफल होते हैं क्योंकि हम लोग ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करते हैं। अगर हम लोगों ने सहयोग करना ही समाप्त कर दिया, अगर हम लोगों ने अंग्रेजों के साथ सहयोग ही नहीं किया तो अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा भाई कि प्रोग्राम्स, मतलब इस आंदोलन का, आंदोलन के कार्य प्रणाली कैसी होगी, इसके प्रोग्राम्स क्या। तो सबसे पहले तो गांधी जी ने कहा कि भाई हम 3 चीजों का बहिष्कार करेंगे। किसका बहिष्कार, किसका, इस कॉलेजेस, कोर्ट एंड काउंसिल, इन 3 चीजों का हम बहिष्कार करेंगे। कॉलेजेस का बहिष्कार, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, तो अक्सर उस समय तो जितने भी जो भी कॉलेज थे अंग्रेजों के द्वारा ही संचालित थे, उन कॉलेजों का क्यों भाई, लोग तो पूछे नहीं कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें, हम अपने बच्चों की पढ़ाई को रोक दें, हम उनके शिक्षा को रोक दें। तो आप सोचो कि शिक्षा क्या है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिवार के या किसी भी देश के प्रगति का सबसे बड़ा जरिया है। तो उसको हम रोक दें क्यों। तो कहा कि जो कॉलेज हमको गुलामी की शिक्षा देते हैं, जो कॉलेज हमको अन्याय को सहने की शिक्षा देते हैं, वैसी शिक्षा से उनको छोड़ देना ही बेहतर है। दूसरा हुआ कि कोर्ट, तो भाई क्या जजेस क्या थे, भारतीय थे नहीं, मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट कहो, ऑलमोस्ट क्या थे
कि जजेस तो अंग्रेज ही थे, यूरोपीय थे। तो कहा, लेकिन वकील थे भारतीय, तो कहा कि ये भारतीय वकील वहां न जाएं, आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्यों जाते हो? आप अगर पैसा कमाने के लिए जाते हो तो पैसा तो दूसरे रास्ते से भी कमा सकते हो। आप जाते हैं न्याय के लिए, अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने के लिए, और ब्रिटिश अदालत कभी न्याय कर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती भाई? तो उसके कानून ही ऐसे बने हैं, तो कानून के आधार पर करेगा। इसलिए गांधी जी ने कहा कि द ब्रिटिश कोर्ट्स आर मदर ऑफ ऑल इनजस्टिस, वो सभी प्रकार के अन्यायों की जननी है। काउंसिल, ये काउंसिल समझते हैं, उस समय एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब कि एक, जैसे आपका अभी लोकसभा है स्टेट का, लेकिन लोकसभा में ऐसे प्रतिनिधि एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर नहीं जाते थे, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के आधार पर, तो ये लोग जाते थे, लेकिन इनको वहां कोई अधिकार ही नहीं दिया था। ये इंडियन काउंसिलर्स जो भारत के लोग थे और चुनकर गए थे, एक तो इनकी संख्या बहुत कम थी, अगर ये एकत्रित होकर कुछ करते भी तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं है। दूसरी बात, इनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं था सरकार से। इनको किसी डिबेट में तभी बोलना था जब अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता, यानी उस पार्लियामेंट की व्यवस्था के द्वारा कहा जाता कि ठीक है भाई, आपके कुछ विचार हैं, तो आप ना बोल सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वहां भारतीयों के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, तो इससे बेहतर है कि आप छोड़ दें। चलिए, अब ये कौन सा काउंसिलर होगा? आप सोच लो कि आज का आपका कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या आपका कोई विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसी प्रांत का, ऐसे कहने मात्र से मान जाएगा? नहीं। कहा कि भाई आप वहां हो क्यों? आप वहां, आज जैसे MP MLA को भत्ता वगैरह मिलता है, ऐसे वही सब तो कुछ था नहीं। अब तो आज समाज सेवा करने आए हो, ठीक हो, तुमको बैठा लिया है साथ में, इसका क्या मतलब है? तुमको इसका मजदूरी देंगे थोड़े? नहीं, कुछ नहीं। तो आप वो करोगे नहीं, तो आप तो वहां अपमान झेल रहे हो। आपके सहपाठी अंग्रेज काउंसिलर्स को जो अधिकार दिए गए हैं, आपको तो दिया नहीं। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि भोज में बुलाया, सबको दिया थाली में, एक बीच में भारतीय बैठे हैं, तुम हाथे में खा लो, तुम थाली क्या करेगा? तो इस तरह से अपमानित करने वाली बात थी। तो नतीजा क्या हुआ कि हम कॉलेज का बहिष्कार करेंगे, कोर्ट का बहिष्कार करेंगे और काउंसिल का बहिष्कार करेंगे। कहा कि भाई आखिर जब आप कॉलेज का बहिष्कार कर ही दोगे, तो कहा कि नहीं नहीं ठीक है, कॉलेज का बहिष्कार कर रहे हो ना, तो इससे जो तुम्हारी शिक्षा बाधित होगी, उसके लिए हम भारतीय लोग ही मिलकर कुछ कॉलेज बना देंगे। कौन सा कॉलेज बना दोगे भैया? तो नेशनल कॉलेज। ये कई जगह बने, ढाका में बना, कलकत्ता में बना, चेन्नई में बना, कई नेशनल कॉलेज बनाए गए। तो कहा कि लेकिन ये छिटपुट जो नेशनल कॉलेज बने, इसमें सारी आबादी जो छोड़कर आएगी, जो पढ़ने वाले छात्र छोड़कर आएंगे, सबका गुंजाइश तो इसमें होगा नहीं, सबका एडजस्टमेंट तो था नहीं। फिर भी दिखाया गया कि नहीं भाई, अगर हम वहां एक तरफ अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम निर्माण भी कर रहे हैं। दूसरा क्या, कोर्ट का बहिष्कार कर दो, तो क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे? पंचायतों का गठन। कहा कि क्यों खर्च करना, क्यों वकीलों को पैसा देना, क्यों हर डेट पर आगे पीछे दौड़ना? अरे गांव के लोग भी समझदार हैं। देखो ऐसा है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं, एक सेंस ऑफ जस्टिस जो होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये हर आदमी में कुछ न कुछ होता है। हाँ, एक कानून के तरीके से करना है, उसके पास कानून का पूरा मतलब अध्ययन नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं ये पता नहीं, वो बात दूसरी है। तो हम गांव में बैठ के 4 लोग 5 लोग बैठ के हम पंचायत कर लेंगे। और काउंसिल का कहा कि आप पैसा तो वहां भी पाते नहीं थे, आप अपमान झेल रहे थे, क्या भाई? आपको पूछ कर बोलना होगा, आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं, आपको किसी विषय पर मतदान का अधिकार नहीं। अगर आप कांग्रेस ज्वाइन कर लें, तो कांग्रेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा कि कांग्रेस और देश, कांग्रेस और पूरा देश
क्या देगा? और कुछ नहीं देगा तो आपको सम्मान जरूर देगा। आपको क्या देगा? सम्मान देगा। तो अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो आप रिजाइन कर दीजिए काउंसिल से, कोर्ट जाना बंद कर दीजिए, नहीं करेंगे। और इसका प्रभाव गजब, इमेजिंग कह सकते हैं, इमेजिंग। अब कॉलेज के बच्चे तो छोड़ दिए, लाखों की संख्या में छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, और उसके देखा देखी स्कूल के छात्रों ने भी पढ़ाई छोड़ दी। और अब वो क्या करने लगे कि कांग्रेस के बैनर तले काम करना शुरू कर दिए। वो हर जगह देश के बारे में डिस्कस करना, देश के लिए नारा निकालना, देश के लिए जुलूस निकालना, कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होना, इत्यादि इत्यादि काम शुरू कर दिए। तो एक बात तो यह है, ये कोर्ट के जो लोग आए, तो ये सबसे बड़ी कॉलेज की शक्ति थी। कॉलेज के बहिष्कार की शक्ति क्या थी? अब छात्रों के बारे में आप सोचिए जाए, ये कौन थे? ये कौन थे? छात्र कौन होते हैं? सबसे पहली बात, युवा है, तो उनके पास युवा शक्ति है, उनके पास युवा सोच है, उनके पास कुछ लेवल का एजुकेशन और ज्ञान भी है, और उनकी संख्या भी काफी अधिक थी। तो इतना पावरफुल ग्रुप अगर कांग्रेस के साथ आ रहा है, अब ये कोर्ट जो छोड़ के एडवोकेट्स, वकील जो भी आ रहे थे, तो इसमें कोर्ट से हुआ क्या? सारे बड़े बड़े वकील, मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोड़ दिया। आपको कुछ नाम मैं लिखा देता हूं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और कौन आए भाई? देश बंधु चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के भी अध्यक्ष बने, समझे? तो ये सरदार वल्लभ भाई, विट्ठल भाई, सरदार विट्ठल भाई, ये दोनों पटेल दोनों आपस में भाई थे, ठीक है। एस ए अयंगार, तो ये तमाम जितने, अरे कुछ नामी लोगों का ही नाम हम लोग याद कर पाते हैं, लेकिन जितनी संख्या में छोड़े वो, तो ये क्या थे कि ये पढ़े लिखे एडवोकेट लोग, लॉजिकल लोग, जो ब्रिटिश कानून को कम से कम समझते तो थे, कम से कम इतना पता तो था कि ब्रिटिश किन कानूनों का किस तरह से उपयोग करती है और किस तरह से भारतीयों को लूटती है, शोषण करती है। तो इसमें पहला आंदोलन तो आपका बहिष्कार हो गया। अब एक और बहिष्कार आ गया, बहिष्कार आंदोलन को फिर से शुरू किया। अच्छा, आप एक बात जानते हो कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार भारत में किसने शुरू किया और किसके कहने पर शुरू किया गया? दोस्तों, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि बहिष्कार आंदोलन गांधी जी के कहने पर शुरू हुआ, लेकिन ये गांधी जी के कहने पर नहीं। यह तो 1905-6 में, 5 का जो बंगाल का विभाजन हुआ था,
पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल तो आज नया देश ही बन गया, आज आप उसको बांग्लादेश कहते हैं। तो उसके बाद बंगाल के लोगों ने इस बहिष्कार आंदोलन को शुरू किया था, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, इसको फिर से शुरू कराया। कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, ये शुरू कर देंगे, हम ये नहीं करेंगे हम। तो ये कैसे करेंगे, अब कंपनियां सामान बनाना बंद कर दे। कौन सी कंपनियां, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना है, तो ब्रिटिश कंपनियां गांधी जी के कहने पर बंद कर सकती थी क्या, बिल्कुल नहीं। जो बेचने वाले व्यापारी थे अपना लाभ छोड़कर कर सकते थे क्या, लोगों को कहा कि भाई हम नहीं करेंगे। तो हम नहीं करेंगे तो कैसे, अगर मान लीजिए कि अगर कोई ग्राहक उनके दुकान पर जाता है विदेशी सामान खरीदने, ये लोग क्या करते, दुकान के सामने पिकेटिंग करते थे, कांग्रेस का झंडा उंडा लिए हुए, बहिष्कार आंदोलन का जब हाथ जोड़े हुए हैं। भैया अगर आप भारतीय हैं, अगर देश से थोड़ा भी मोहब्बत करते हो तो प्लीज कॉपरेटस मत खरीदो। और कई जगहों पर तो जिनके घरों में पहले से विदेशी सामान थे, तो विदेशी बहिष्कार आंदोलन का मतलब है विदेशी सामान का, विदेशी सामानों का बहिष्कार। तो वैसे होने लगे। अब क्या कर दिया इन्होंने, कहा कि भैया नशाबंदी कर दो। नशाबंदी, नशाबंदी का मतलब क्या है भाई, कि ये अंग्रेज लोग ये नशा खिला खिला के, इनका चाइना से सामान आता था, वो बेच बाच के पैसा कमाते थे। अफीम की खेती जोरों पर थी, अफीम का ये लोग बिजनेस करते थे, उनका भी बंद किया। एक ऐसी स्थिति है, किसानों को कहा कि नहीं भाई हम कर नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, कर बंदी कर दें। किसके द्वारा भैया, किसानों के द्वारा। तो एक आंदोलन। और दूसरा क्या हुआ, जो समाचार पत्र लिखने वाले हैं उसी आंदोलन के पक्ष में लिखेंगे। तो समाचार पत्र वाले विदेशी नीतियों का विरोध करेंगे, विरोध करें। चलिए भाई, ये समाचार पत्र वाले लिखने लगे। अब समाचार पत्र वालों में देखिए, ये अधिकांश समाचार तो अंग्रेजों के द्वारा थे, तो ये समाचार, लेकिन कुछ फिर भी थे ऐसे समाचार पत्र थे जो देशवासियों के थे और राष्ट्रभक्त देशवासियों के थे। उन लोगों ने प्रचार करना शुरू किया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम नारा और जुलूस निकालेंगे। तो ये सारे काम होने लगे। तो इस तरीके से ये असहयोग आंदोलन चला। दोस्तों, इसके आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।